आपका फिर से स्वागत है न्यूट्रिशन एकेडमी के इस चैनल्स पे, जहाँ पे आप 9 से 12 तक के मैथ्स और साइंस के सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप हर सब्जेक्ट के यानी मैथ्स और साइंस के हर क्लास के लिए 9 से 12 तक के लिए जो भी आपके लिए सब्जेक्ट उचित है वो आप देख सकते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की भरपूर कोशिश है। उसके बावजूद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, उसका सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन से चैप्टर की। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल पार्ट सारे समझा चुका हूँ मैं, और अब मैं बात करूँगा आपसे चैप्टर नंबर 2 की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और मैं बार-बार कहता हूँ कि जो चैप्टर अभी आप देख रहे हैं 11th क्लास में, वो 11th के जो टॉपिक्स हैं नियर अबाउट आप देखेंगे 9th के जैसे ही हैं, एलाबोरेटेड तो रहेगा ही, लेकिन इसका मतलब है कि आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो चैप्टर आपके स्टार्ट हो रहे हैं और ये चैप्टर आपको मालूम है कि अब ये 9th-10th के तो क्लासेज है नहीं, जहाँ पे कि एक क्लास में ये खत्म हो जाए। तो 2 पार्ट में करके मैं हर चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और दोनों पार्ट में आप श्योर अच्छे तरीके से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बात करते हैं आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और ये हम आ गए स्क्रीन पे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट डे मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अब इसमें अगर देखें, स्टार्टिंग ही जो केमिस्ट्री की हुई है, उस समय ही कंट्राडिक्शन एक वर्ड पे ही रहा है हमेशा। और वो वर्ड क्या है, ये सामने दिख रहा है, एटोमियो, जिसको हम अनकटेबल भी कहते हैं या नॉन डिविजिबल भी कहते हैं। आपने देखा डाल्टन के बारे में, पीछे मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया। डाल्टन के ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए कि डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि पैटर्न जो अब चेंज है सीबीएसई का, उसमें रट्टाफिकेशन का कहीं भी कोई जगह नहीं है। बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो जब तक आप छोटे-छोटे कांसेप्ट यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर तभी आप दे पाएँगे, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए हवा-हवाई कोई बात करने से कोई बेनिफिट है नहीं, साइंस और मैथ्स। तो 1808 में डाल्टन ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें आपने ड्रॉबैक क्या देखा कि इन्होंने कह दिया था कि एटम जो है वो कैसा होता है, नॉन डिविजिबल होता है। उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, और बस यहीं पे उसने गड़बड़ कर दिया था, जिसको कि बाद में रदरफोर्ड ने बाय एक्सपेरिमेंट ये शो किया था
कि नहीं, एटम डिवाइड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। आगे की और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो समय के साथ आप पढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहे गए। इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो कैसे हुआ, कब हुआ, और इसके लिए हमें कैथोड रेज की स्टडी करनी होती है। और आप देख रहे हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। इधर वैक्यूम हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इधर को एनोड है, दूसरी ओर कैथोड है। कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अब इसमें क्या देखा गया, मैं डायरेक्ट आपको वहीं पहुंचाता हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। और कुछ कंसेप्ट तो पहले हम समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब ऑर्डिनरी कंडीशन होता है तो गैसेज जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हाउएवर व्हेन अ सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, लेकिन अगर आपने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एट वेरी लो प्रेशर, द गैसेज बिकम कंडक्टर। तो इस कंडीशन में जो गैसेज है वो कंडक्टर बन जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें आपको गौर करनी होगी। मैं स्टार्टिंग में ही बोला मैंने आपको कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर देने हैं तो आपको कंसेप्ट पे जाना ही पड़ेगा, रटाफिकेशन से काम बिल्कुल नहीं चलना है। तो और these gases are called cathode rays, और इन्हीं गैसेस को सॉरी these rays, ये जो रेज है उनको आजकल हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज। The existence of these rays was shown by scientists like प्लकर, क्रूक्स, इन सब के बारे में बताया गया था, लेकिन जो मेन क्रेडिट है वो जे जे थॉमसन को ही जाता है। अब उसने क्या स्टडी किया, प्रॉपर्टीज क्या देखा कैथोड रेज का, तो सबसे फर्स्ट है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज हमेशा किसमें ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज, these rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kinds of material। आपने सुना होगा नाम, फ्लोरेसेंट होता है, फॉस्फोरेसेंट होता है। इनके साथ आप इनको विजिबल यानी देख सकते हैं, वैसे ये जनरली विजिबल नहीं होते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब मैकेनिकल इफेक्ट क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट वही शो करते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट या स्मॉल पैडल रेज के रास्ते में रखते हैं, रेज इधर से ट्रेवल हो रहा है उसके वे में रखते हैं, तो पैडल में मूवमेंट दिखाई देता है। इसका मतलब क्या, उसमें मैकेनिकल एनर्जी है जो उसे मूव कर रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle। अब यहीं से सारी बातें हैं, जो बिहेवियर है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कैथोड रे जो है वो किससे कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होता है। When the cathode rays are allowed to strike a thin metal foil, it gets heated। और जब वो किसी मेटल फॉइल से कोलाइड करता है तो उसे हीट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रेज के। अब अगर बात करें कैथोड रेज, मतलब आप क्लियरली समझ ही गए, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब इसके चार्ज और मास, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। चार्ज और मास का रेशियो है, चार्ज और मास का रेशियो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो पर किलोग्राम चार्ज आपने देखा ही 1.60 10 टू द पावर -19 कूलम होता है चार्ज के ऊपर।
अब इस तरह से अब आगे की तरफ हम लोग आ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, एनोड रेस की। एनोड मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी। और फिर यहाँ पे गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। और अगर हम देखें इस डायग्राम को, जब आप देख रहे हैं तो एनोड रेस, एक साइड में एनोड आपको नजर आ रहा है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अब इस कंडीशन में क्या होता है वो देखें थोड़ा डीपली। The presence of negatively charged electron in an atom suggests that there must be some positively charged. अगर कहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिवली चार्ज भी होगा। Because the atom on the whole is electrically neutral, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब न्यूट्रल है और हमने अभी डिस्कवर कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होंगे। In 1836, Goldstein discovered that in addition to cathode rays, a new kind of rays are also found streaming behind the cathode. डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड के बिहाइंड ये भी पाया गया। These rays traveled in opposite direction of cathode rays, और कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। These rays are also deflected by magnetic and electric field, like cathode rays। जैसे अभी आपने देखा कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होते हैं, वैसे ही ये भी डिफ्लेक्ट करती है। बट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई जब चार्ज अपोजिट है तो सारी चीजें भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगी। This means that these rays consist of positively charged particle and were also named as पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज और एनोड रेज। अब अगर हम देखें एनोड रेज के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे फर्स्ट बात, द एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहीं से शो हो रही है कि एंड कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो अभी आपने देखा। लाइक कैथोड रेज, दीज रेज ऑल्सो रोटेट द व्हील, अभी बताया ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें। और जो ई और एम का रेशियो होता है, चार्ज और मास का रेशियो होता है, वो इलेक्ट्रॉन से छोटा। अनलाइक कैथोड रेज, चार्ज और मास का रेशियो पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब यहां से बात आती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन पढ़ा हमने। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ए नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। द न्यूट्रल पार्टिकल जो थे वो चैडविक ने उसको सर्च आउट किया, एंड इट हेल्प टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मास ऑफ एटम। और जब न्यूट्रॉन सर्च हुए तभी तो फिर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का तो खैर कंसेप्ट पहले आ गया, लेकिन एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है वो विदाउट न्यूट्रॉन तो आया नहीं। चैडविक in 1932 bombarded a thin sheet of beryllium element with अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया and observed highly penetrating rays which consist of streams of neutral particle, जिसमें कि न्यूट्रल पार्टिकल के स्ट्रीम थे। द न्यूट्रल पार्टिकल्स वर फाउंड टू हैव मास 1.675 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, ऐसा पाया गया, which is nearly the same as that of hydrogen atom and have no charge, यानी उस पे कोई चार्ज नहीं था,
न्यूट्रॉन पे, और उसी को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन का। तो इसका एक्सपेरिमेंट चैडविक का आप देख सकते हैं। बेरिलियम बेरिलियम से बम्बार्डिंग किया गया हीलियम का, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर कार्बन की फॉर्मेशन और साथ में जो मिला वो न्यूट्रॉन मिला। Thus, a neutron is a subatomic particle having mass this is equal to that of hydrogen atom and carrying no electrical charge. अब आपने, मैंने पहले ही कहा है, देखिए मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, इसीलिए मैं आपके सामने बुक ओपन कर दिया। कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, आपको समझ में आए वो अच्छा है। आप एक ऑनलाइन क्लास समझ रहे हैं इसको, मुझे हाई फाई भागने का कोई शौक नहीं है। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में समझा कि कैसे कैसे तीनों के डिस्कवर हुए। रेज की एक कहानी मुझे याद आ जाती है। एक बार एम्स में मैं किस रिलेटिव को लेके था, और वहां एक मेरा छोटा भाई पीसी प्रफुल्ल चंद मौजूद। अब हुआ क्या कि जब मिलने का टाइम होता है तो कई सारे लोग आ गए, भीड़ लग गई, और मेरा भाई पीसी ही वहां एडमिट था। अब वो बेचारा परेशान होने लगा गर्मी से, तो बोला भैया बहुत गर्मी लग रही है, क्या किया जाए। फिर मुझे ये, उस समय मैं 11th-12th में ही था, तो मुझे याद आया यार, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में ना। तो मैंने वैसे जोर जोर से आवाज लगा के मैंने बात करनी शुरू कर दी पीसी से। मैं कहा पता है पीसी, यार ये गामा रेज और बहुत ही भयानक होते हैं। बोला गामा रेज भयानक होते हैं? कहा हाँ, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत शार्प होता है। तो पीसी ने बोला कि भैया थोड़ा हिंदी में बताओ कि ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या। उन्होंने कहा यार ये इतना हैवी होता है ना कि जब एक्सरे आया हुआ था उस समय ना, किसी पेशेंट को करने के लिए एक्सरे आया हुआ था। तो मैंने कहा एक्सरे से वो रेज निकलती है, बहुत भयानक होती है। आसपास अगर वो पेनिट्रेट कर जाए ना, तो उसकी फर्टिलिटी पावर ही खत्म कर देती है। तो वो हिंदी में पूछा कि भैया मतलब फिर आगे बच्चे होने की कोई संभावना नहीं। मैं कहा यार होता तो ऐसा ही है। अब ये जो जोर-जोर से बोल रहा था ना, वो आसपास के लोग सुने। अब होता क्या है ना, मिलने वाले एक अलाउड है, आ जाते थे 4-4 साथ में, तो भीड़ तो होनी ही है। अब वो जो लोगों ने सुना ना आसपास, यार इससे तो फर्टिलिटी पावर गोल हो जाती है। 5-7 मिनट में देखा तो ग्राउंड खाली। भैया वो किसी बोला कि भैया आपने जादू क्या कर दिया? मैं कहा कुछ नहीं, मैं तो साइंस की बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हमने की। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। अब ये समेशन है इसका कि इलेक्ट्रॉन के मास कितने होते हैं, रिलेटिव मास, चार्ज क्या होता है, ये इसके समेशन है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ और बात करते हैं उसी सब एटॉमिक पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ढूंढने की कोशिश। तो भाई देखो, हम लोग बस जो आगे होता है वही देखते हैं, लेकिन आखिर जिनका नाम हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो थॉमसन है, चाहे रदरफोर्ड है, चाहे कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ तो बहुत कुछ हम लोगों से एक्स्ट्रा किया ना, तभी तो उनका नाम अब हमें पढ़ना पड़ता है। तो एटम के बारे में सबसे पहले थॉमसन ने हमें बताया। जे थॉमसन proposed that an atom consists of a uniform sphere। पहले भी सर्च करते रहे लेकिन जो रिलेबल है, तो थॉमसन ने बताया कि भाई जो एटम होता है ना, वो स्फेयर की साइड टाइप में होता है, और स्फेयर में
निगेटिवली चार्ज यहाँ वहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो बाकी बच गया, जैसे पंपकिन देखा आपने, बीच में वो जो सीड्स होते हैं, तो बाकी जो बच गया वो सारा पॉजिटिव होता है। किसने कहा? थॉमसन ने। तो रेजिन पडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है, और प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि इसने अपना ये कंसेप्ट दिया, लेकिन बात यही है कि दिस मॉडल वाज soon discarded when Rutherford and his co-workers observed unusual scattering of alpha particle by the thin metal of quartz. अब रदरफोर्ड, इसकी बात खत्म हो गई। अब रदरफोर्ड ने क्या किया ये देखा जाए। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया, एक 0.001 मिलीमीटर का गोल्ड फॉइल लिया, और इस गोल्ड फॉइल पे इसने अल्फा पार्टिकल की, ये ए पार्टिकल नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा दी। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई इसने, तो क्या देखा इसने कि जो मोस्ट ऑफ द रेज है वो तो बिल्कुल पास हो जाते हैं। ये आप रेड में देख रहे हैं, इधर ए लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो पास कर जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल बनाते हुए, यहां देखें, कुछ एंगल बनाते हुए यहां से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और 10,000 में एक ऐसी रेज है जो जिस वे में जाती है, ये जो ब्लैक स्कैटरिंग आप देख रहे हैं, जिस वे में जाती है उसी वे में वापिस। एक्सपेरिमेंट किया। अब कोई जवानी कर रहा है और कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, तो फर्क तो है। अब इसके ऊपर कंक्लूजन निकाला गया। रदरफोर्ड ने कहा कि भैया देखो, ये जो अल्फा रेज यहां से हमने भेजा बहुत सारा, तो अल्फा पे हमें पता है हीलियम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये तो जब यहां से पास करेगा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, बल्कि अट्रैक्ट करने वाला है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन यहां से ये बेंड हो चुका है, चाहे वो अलग अलग एंगल बना के बेंड हो रहा हो, तो जो बेंड हो रहा है, इसका मतलब यहां तो कुछ है, इस बीच में कुछ है जो इसे पास होने नहीं दे रहा। तो अब ये थ्योरी तो ऑल नोन है कि भाई जो सिमिलर चार्जेज होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रदरफोर्ड ने कहा, हाँ, ये जो बीच में है ना, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है भाई, जिसने कि इस अल्फा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको आगे जाने नहीं दिया, और इसने इसको भगा दिया, रिपेल कर दिया। और इसी पे उसने अपना कंक्लूजन निकाला, और उसने अपना मॉडल दिया। क्या दिया? उसने कहा कि in an atom the entire mass and the positive charge is concentrated in extremely small region at center known as nucleus। बीच का जगह न्यूक्लियस, जहां पे कि सारा मास, इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड। The nucleus is surrounded by negatively charged electrons which are revolving around the nucleus at very high speed। और फिर उसने कहा कि जहां से पास कर गया था अल्फा पार्टिकल, वहां पे चारों ओर क्या राउंड करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो भी किसमें? सर्कुलर पाथ में, और बहुत हाई स्पीड से, और उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। तीसरी बात उसने कही कि द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। और उसने ये भी कह दिया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है।
बस। लेकिन भाई जितना उसने एक्सपेरिमेंट किया और जितना उसने किया सारा कुछ वही थोड़ा ना बता देता, उसने अपनी बातें बताई और यहीं से कंसेप्ट आया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अभी हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि ड्रॉबैक्स इसके भी थे, रदरफोर्ड के भी, लेकिन सबसे पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, अगर मिल जाए, नहीं है कोई बात नहीं। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे अभी पढ़ा आपने कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों ओर, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑलवेज एटॉमिक, सॉरी, प्रोटॉन के नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो अलग बात है कि अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। लेकिन जनरली यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। जनरली एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर। अभी आपने देखा थ्योरी में इसने क्या कहा कि मास जो है वो टोटल प्रोटॉन में होता है। इंटायर मास इज कंसंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यही से बात देखो आप, यही लिखा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू दिस। लेकिन ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूट्रल एटम के लिए है। जनरली जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं। अगर आयंस की बात हो जाती है तो आयंस का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या गेन किए होंगे, तो वहां पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं, बट प्रोटॉन के नंबर बदलते नहीं है। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ के साथ, अगर कहीं दिख जाए। हाँ, एक सिंबल देख लें आप इसको ना, कि जैसे जब हम कोई किसी एलिमेंट के बारे में लिखते हैं तो ऑलवेज मास नंबर ऊपर डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ, और ये सिंबल है एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए कार्बन का लिखना है तो कार्बन यानी सी यहाँ आएगा। 12 मास नंबर, 14 भी होता है वैसे, आइसोटोप्स होते हैं, पढ़ लेंगे। तो वो ऊपर लिखे जाते हैं और 6 नीचे लिखे जाते हैं। अब यहीं पे बात आ जाती है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स की। तो आइसोटोप्स होते हैं कि टू और मोर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, यही ना? यानी न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हो गए। आइसोबा, तो पहले ये देख लेते हैं। अब आइसोटोप्स में देखिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सबका एटॉमिक नंबर सेम है, 111, लेकिन एटॉमिक मास एक का 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें क्लोरीन की बात, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम है 17, लेकिन एटॉमिक मास एक का 35 होता है, एक का 37 होता है ना? तो ये हमारे आइसोटोप्स है, कार्बन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, ये सारे हमारे आइसोटोप्स। लेकिन आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स उल्टा होता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक मास सेम। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और इस कंडीशन में अलग अलग आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये 3 है, आर्गन है, और कौन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अब पोटेशियम और कैल्शियम या तीनों में आप देखें सबका एटॉमिक मास 40 40 40 है, लेकिन आप देखो सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है। अच्छे से दिख रहा होगा ना? ये भाई क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही और वैसे भी आपके समझने के लिए केमिस्ट्री का बेस है। अब एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डील किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल ओ, मास नंबर का नहीं पता, एटॉमिक नंबर दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, तो मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं प्रोटॉन के, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 हो गए, और जब प्रोटॉन 8 हो गए तो न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। और फिर मास, मास को क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 यानी 16। इस तरह से। अब हम आ गए वापिस ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। तो अभी बताया था ना कि कोई भी महान नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं। और गलतियां क्या, भाई इतना महान काम किया है बेचारे ने, तो सारा कुछ वही थोड़े कर दे। अब रदरफोर्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल बनाया ना, जो बताया उसने, उसने जैसे नहीं ज्योमेट्री बॉक्स आपने बचपन में खेला होगा, वो ज्योमेट्री के ऊपर एक कंचे होते थे और कंचे को दो छोटे छोटे कंचे होते थे और कंचे को घुमा घुमा करके और सेंटर में लाने का होता। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल इसी तरह बना दिया, बोला कि भाई यहाँ तो, इस मॉडल को देखें ध्यान से आप, तो इसने एक सेकेंड, हम्म, तो इसने अपने मॉडल में क्या दिखा दिया, ये तो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अब सोचने की बात है भाई, देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो अलग अलग चार्ज होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन तो होगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो खिंच के धीरे 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 वो सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियस में। अब मान लीजिए कि किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो +8 और -8 दोनों कंबाइन होकर के इज इक्वल टू 0, ना प्रोटॉन बचा और ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर एटम का है, बात खत्म ना। बस यही ड्रॉबैक जीवन दायिनी बोर के लिए बन गया। बोर ने अपना नाम बना लिया यहाँ। बोर ने कहा कि भाई जो आप कह रहे हो ना, जो आप बता रहे हो, मॉडल जो आपने दी है, देखो आपने सारी थ्योरी सारी चीजें लगभग ठीक बोली है, लेकिन मॉडल में गड़बड़ कर दिया आपने। एक्चुअली क्या है कि मॉडल इस टाइप का ना हो करके, कैसा है मॉडल, है क्या इसमें मॉडल, तो उसने कहा कि भाई आप जो बातें इस तरह से शो कर रहे हो वो ऐसा मॉडल नहीं। न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफरेंट पथ बना हुआ है और उस डिफरेंट पाथ में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, यानी ऑर्बिट में जो अलग अलग ऑर्बिट है, KLMN, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये भी डिफाइंड है, कि फर्स्ट में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, एल में 18 रहेंगे, 32 रहेंगे, और वो डिफरेंट पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वो जाके न्यूक्लियस में गिरेंगे, यानी जो आपने पथ बनाया है वो गलत बनाया है। सबका एक डिफरेंट पथ है, सबका एक ऑर्बिट है अपना बना हुआ, ये बोर्स ने समझाया और बोर्स ने बताया। बोर्स की डिटेल बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसके आगे की कहानी थोड़ी
अगले क्लास के लिए भी मैं छोड़ता हूँ। फिर वहाँ पे आपसे बात की जाएगी कि किस तरह से मोर्स ने रदरफोर्ड के जो बचे हुए कार्यक्रम थे, उसको कंप्लीट किया और फिर हम लाइन स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे। मैंने कहा है कि एक चैप्टर के लिए 2 दिन तो मैं कम से कम आपको दूँगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने से फिर आप में बोरिंगनेस आ जाती है। तो अभी के लिए यहीं पे, और आशा है कि आपको पसंद आएगा, और फिर भी अगर कोई टॉपिक्स या कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो मैं आपके सलाह का इंतज़ार करता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि लाइफ़ जो है वो सीखने की होती है, और मैं भी सीख ही रहा हूँ। जो ज्ञान है, मैं आपके पास देने की